बेटा मैंने सब्जी बना दी है, बस तू रोटी बना लेना, ये बर्तन हो जाए तो। ठीक है माँ। अब आप ऐसा करो, दीदी को जगा दो, उन्हें कॉलेज जाने के लिए देर हो जाएगी वरना। क्या ये महारानी अब तक सो रही है? हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का। मोना, ओ मोना, उठती है या पानी की बाल्टी उड़े लूं तेरे ऊपर? ओफो माँ, उठ तो रही हूँ, क्यों हल्ला मचा रही हो? क्योंकि बिना हल्ला मचाए तेरी नींद टूटती कहाँ है। चल उठ जल्दी से और जाकर रोटियां बना दे। रोटियां? मैं क्यों बनाऊं? पारू कहाँ गई? वो बर्तन धो रही है। और तू क्यों नहीं बना सकती रोटियां? अरे कुछ तो शर्म कर लड़की, वो तेरी छोटी बहन है, फिर भी तुझसे कहीं ज्यादा काम करती है, क्योंकि वो सिर्फ यही कर सकती है और सारी जिंदगी यही करती रहेगी। घर के कामों के अलावा उसे और आता ही क्या है? माँ, साफ सीधी सी बात है, मुझे ये घर के फालतू कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, पारू को बोलो मेरा नाश्ता पैक कर देगी। अरे लेकिन ऐसे कैसे? तू रुक जरा। मोनिका अपनी माँ को अनसुना कर वहां से चली गई। कहने को तो मोनिका उम्र में पारुल से बड़ी थी, लेकिन आदतों के मामले में पारुल में समझदारी कहीं ज्यादा थी। इसके साथ ही वो बहुत सीधी सादी थी। दूसरी तरफ मोनिका शुरू से ही मस्त मौला थी। घूमना फिरना और मॉडर्न लाइफस्टाइल जीना उसकी पहली पसंद थी। यही वजह थी कि पारुल उसे फूटी आंख नहीं सुहाती थी। अरे ये क्या पहन रखा है तूने? ऐसे कॉलेज जाएगी, वो भी मेरे साथ? क्यों दीदी, इसमें क्या बुराई है? इतना अच्छा सूट तो है, बल्कि आप अपने कपड़े बदल लो तो ज्यादा बेहतर है। माँ ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगी। चुप रह तू, तुझे क्या पता आजकल के फैशन का। तू ऐसा कर, अकेली कॉलेज चली जा, मैं अपनी दोस्तों के साथ जाऊंगी। मोनिका के ऐसे बर्ताव से पारुल को बहुत दुख होता था, लेकिन फिर भी वो उससे कुछ नहीं कहती थी। दरअसल दोनों बहनों ने अपने पिता को बचपन में ही खो दिया था, तब से इनकी माँ सरला ही सब कुछ संभाल रही थी। फिर एक दिन, अरे भाई साहब आप आइए, बैठिए ना। अरे मोना, ताऊजी आए हैं, जल्दी से ठंडा पानी तो लेकर आ। और सुनाइए भाई साहब, इस बार तो बड़े दिनों के बाद आना हुआ आपका। हाँ, थोड़ा व्यस्त हो गया, बस इसीलिए तुम्हारा और बच्चियों का हाल नहीं ले पाया। और सुनाओ, सब ठीक तो है ना? जी भाई साहब, सब बढ़िया है। अपनी पारुल ने इस बार भी कॉलेज में टॉप किया है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सच में अपनी पारू बिटिया का तो कोई जवाब नहीं। और अपना मोना के क्या हाल हैं? बस उसका क्या कहूँ भाई साहब, आप तो सब जानते ही हो। अरे इतना परेशान मत हो, अपनी मोना भी बहुत प्यारी है। वैसे सरला, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। वो मेरे मुंबई वाले दोस्त है ना, रामनाथ जी। वही ना, जो अपनी सोनी की शादी में मिले थे, जिनका बेटा डॉक्टर है। वो क्या नाम था उसका? अनिकेत। हाँ वही है। दरअसल रामनाथ जी का फोन आया था कल मेरे पास। वो हमसे रिश्तेदारी जोड़ना चाह रहे हैं। अपने बेटे को तुम्हारा दामाद बनाना चाहते हैं वो। सरला अपने जेठ से आगे कुछ पूछ पाती उससे पहले ही वहां मोनिका पानी का गिलास लेकर आ गई। वो अनिकेत को जानती थी। उसने बिना कुछ जाने ही ये मान लिया कि ये रिश्ता उसी के लिए आया था। नमस्ते ताऊ जी, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं ना, जिनका बम्बई में भी घर है और एक दिल्ली में भी? हाँ बेटा, असल में रामनाथ जी के बेटे अनिकेत को अपनी पारुल पहली ही नजर में पसंद आ गई थी। रामनाथ जी और भाभी जी को भी अपनी पारू पसंद है। सरला बहुत ही भले लोग हैं। इतना पैसा है पर घमंड नाम की चीज नहीं है किसी में। अपनी पारू राज करेगी, राज। ताऊ जी नहीं, आप उन लोगों को मना कर दीजिए। पारू मुझसे छोटी है, उसकी शादी पहले कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? अरे इतना अच्छा रिश्ता है, वो भी सामने से आया है। भाई साहब, हमारी तरफ से हाँ समझिए। रही बात छोटे बड़े की तो कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि पारू की शादी से पहले इसके लिए भी कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ ले। मोनिका अपनी माँ की बात काट तो नहीं सकी, लेकिन वो इस बात से बुरी तरह चिढ़ गई थी। मोनिका ने कई अड़चने पैदा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो पारुल का रिश्ता तय होने से नहीं रोक पाई। हालांकि पारू की शादी से पहले ही मोनिका का भी रिश्ता तय हो गया। परिवार यहाँ भी अच्छा था, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। बस फर्क ये था कि मोनिका का ससुराल पास के ही एक गांव में था। हालांकि सरला ने मोनिका के लिए भी शहर में काफी रिश्ते खोजे, लेकिन कहीं कोई बात नहीं बनी, तो मजबूर होकर मोनिका को गांव के ही रिश्ते को हाँ कहनी पड़ी। दोनों बहनों की शादी खूब धूमधाम से हुई। और फिर मोनिका, जब तुम्हें मैं पसंद नहीं था, मेरा घर पसंद नहीं था, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? गलती हो गई। सच में तुमसे शादी करने से तो अच्छा था कि मैं कुंवारी ही बैठी रहती। मुझे लगा था कि मैं तुम्हारी सोच बदल लूंगी और फिर हम शहर जाकर रहेंगे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यही गांव में अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है। शौक से करो, पर मेरे साथ ऐसा नहीं चलेगा, कह देती हूँ। हाँ तो तुम मेरी भी एक बात कान खोलकर सुन लो। मैं अपने माँ बाप को यहाँ अकेला छोड़कर कभी शहर नहीं जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। ठीक है,
फिर यहीं रहो, मैं जा रही हूँ। शादी के 2 महीने भी मोनिका अपने ससुराल में नहीं काट सकी और सब कुछ छोड़कर अपने मायके आ गई। सरला के लाख समझाने पर भी वो टस से मस नहीं हुई। फिर एक दिन, माँ एक खुशखबरी है, आप नानी बनने वाली हैं। सच? अरे वाह, बधाई हो बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। सच में? दामाद जी से मेरी बात करा जरा। माँ वो मम्मी पापा को दिल्ली छोड़ने गए हैं, वहां कुछ जरूरी काम है तो मम्मी पापा कुछ महीने वहीं रहेंगे। अच्छा, तो तू ऐसी हालत में अकेली रहेगी क्या? नहीं माँ, ये परसों तक वापस आ जाएंगे। नहीं बेटा, दामाद जी तो वैसे भी सारा दिन अपने काम में रहेंगे। अगर किसी को बुरा ना लगे तो क्या मोना को भेज दूं तेरे पास? यहाँ तो सारा दिन बस फोन में ही लगी रहती है, मेरी एक नहीं सुनती। तेरे पास रहेगी तो कुछ अच्छा सीखेगी और तेरा ख्याल भी रख लेगी। ठीक है माँ, आप दीदी को भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। मोनिका पारुल के पास खुशी खुशी आ गई, क्योंकि असल में उसे तो यही चाहिए था। हालांकि वहां जाकर वो पारुल का ध्यान रखने की बजाय अपनी ही दुनिया में मगन थी। अनिकेत जी, ऐसा कीजिए, आज आप क्लिनिक मत जाइए, मुझे इतने दिन हो गए यहाँ आए हुए, मुझे मुंबई तो घुमा दीजिए कम से कम। दीदी हम चलेंगे, पर इस वीक रुक जाइए, बस एक बार पारुल की टेस्ट रिपोर्ट्स आ जाएं, फिर तीनों चलेंगे। ये कैसे जाएगी? नहीं नहीं, ये जाएगी तो हमें हर वक्त इसी का ख्याल रखना पड़ेगा, फिर हम क्या खाक घूमेंगे? इसे घर पर ही रहने दीजिए, बस हम दोनों चलते हैं। अनिकेत मोनिका से बिना कुछ कहे ही वहां से उठकर चला गया। उसके जाते ही पारुल ने मोनिका से कहा, दीदी आप बुरा मत मानना, वो क्या है ना, ये मेरे बिना कहीं घूमने नहीं जाते, बस इसीलिए। क्या? उफ, तेरी संगत में अनिकेत भी गंवार जैसे हो गए क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं अकेले घूम कर आ जाती हूँ। मोनिका हर चीज में मनमानी ही करती थी, उसे हर चीज में पारुल से बराबरी करनी थी, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। दीदी ये ड्रेस, ये आपको कहाँ से मिली? तो क्या हुआ, मैंने तेरी अलमारी में देखी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने पहन ली। अब इतना भी हक नहीं है क्या मेरा? अगर तुझे बुरा लगा है तो साफ साफ बोल दे, मैं चेंज कर लेती हूँ। अब नहीं, अब पहन ली है तो रहने दीजिए, पर कोशिश करना कि इसे पहनकर इनके सामने मत जाना, हो सकता है इन्हें बुरा लग जाए। अगर ऐसा है तो मैं चेंज ही कर लेती हूँ, वैसे भी ये मुझे थोड़ी टाइट हो रही है। अब तू ऐसा कर, अनिकेत जी को बोलकर मेरे लिए बिल्कुल ऐसी ड्रेस मंगवा दे, बस 1 नंबर बड़ी होनी चाहिए। मोनिका धीरे धीरे पारुल के घर को अपना ही घर समझने लगी और बड़े ही आराम से हर चीज पर अपना हक भी जताने लगी। लेकिन इतना सब करके भी वो ना पारुल की बराबरी कर पा रही थी और ना ही खुश रह पा रही थी। पारू देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वाह, ये तो डायमंड है ना, पर इसकी क्या जरूरत थी, मेरे पास तो पहले से इतनी ज्वेलरी है। जरूरत हो या ना हो, मुझे तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लाना अच्छा लगता है, ये तो जानती हो ना। और वैसे भी बहुत जल्द तुम मुझे जिंदगी का सबसे अनमोल गिफ्ट देने वाली हो, जिसके सामने ये डायमंड रिंग तो कुछ भी नहीं है। पारुल अनिकेत के गले लग जाती है और पास ही खड़ी मोनिका ये सब देखकर बुरी तरह जल भुन जाती है। उसी वक्त उसने तय कर लिया कि अब उसे क्या करना है। मोनिका ने पारुल की काफी ज्वेलरी चुरा ली और उसे लेकर चुपचाप घर से बाहर जाने लगी। लेकिन तभी अचानक उसका पैर दरवाजे की चौखट से टकरा गया और वो बहुत जोर से गिर पड़ी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर पारुल और अनिकेत दोनों की नींद टूट गई और वो फौरन बाहर पहुंचे। मोनिका जमीन पर गिरी दर्द से कराह रही थी। उसका ध्यान ही नहीं रहा कि गिरने की वजह से सारी ज्वेलरी जमीन पर फैली पड़ी थी। दीदी ये क्या हो गया, चलो उठो, चलो मेरे साथ। पारुल और अनिकेत दोनों ने ही मोनिका के साथ साथ पास ही पड़ी ज्वेलरी को भी देख लिया था और वो सारा माजरा भी समझ गए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने उस वक्त मोनिका से कुछ नहीं कहा और उसे अस्पताल ले जाकर उसका इलाज करवाया। फिर घर आने के बाद, दीदी तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। नहीं रुक जा, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो ज्वेलरी में वो कुछ मत कहो दीदी, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। नहीं, मुझे अभी बोलने दे, वरना हो सकता है बाद में मैं इतनी हिम्मत ना जुटा पाऊं। मुझे माफ कर दे मेरी बहन। सच तो ये है कि मैंने हमेशा तुझे खुद से कम समझा, लेकिन जब तेरी शादी मुझसे बेहतर हुई तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। पर मैं भी क्या करती, मुझे वो गांव की जिंदगी नहीं चाहिए थी, बल्कि मुझे तो तेरी जैसी शहर की आलीशान जिंदगी चाहिए थी। नहीं दीदी, तुम्हारी यही सोच तो गलत है। गांव हो या शहर, परिवार हर जगह अपना होता है, बस जरूरत है तो उसे सच्चे दिल से अपनाने की। और रही बात रहन सहन की, तो उसे भी हम अपनी मेहनत और वक्त के साथ कभी भी बदल सकते हैं, बस हमारी सोच और नियत साफ होनी चाहिए। मोनिका को पारुल की बात समझ आ गई थी। उस दिन पहली बार उसने पारुल को एक बहन के नाते बड़ी ही प्यार से गले लगाया और फिर सब कुछ बदल गया। पारुल के समझाने पर मोनिका वापस अपने ससुराल चली गई और अपने बिखरे रिश्तों को फिर से संजोने लगी।
सीमा और राधा दोनों सगी बहनें थीं, मगर दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। राधा जहां स्वभाव से विनम्र और दरियादिल थी, वहीं सीमा एक नंबर की स्वार्थी और लालची थी। कॉलेज खत्म होने के बाद उनके माँ बाप ने उनकी शादी करने का फैसला किया। चूंकि सीमा बड़ी थी, इसलिए पहले उसकी शादी तय की गई। एक दिन घर में सीमा और राधा अपने माता पिता के साथ बैठे हुए थे। सीमा बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। ये देखो, ये उसकी फोटो है। ये तो बताइए पापा कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है, उसका घर परिवार कैसा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी किसी कम पढ़े लिखे या गरीब से हो जाए। अरे बेटा, लड़का बैंक में ऊंचे पद पर है, अच्छा खाता पीता घराना है उसका, रुपए पैसों की कोई कमी नहीं है। तो फिर ठीक है, मुझे मंजूर है ये रिश्ता। निश्चित समय पर बड़े धूमधाम से सीमा की शादी कर दी गई। चूंकि सीमा बड़ी बेटी थी, इसलिए उसके पापा ने शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया इस शादी पर। इसकी वजह से उन पर अच्छा खासा कर्ज भी हो गया। कुछ समय बाद राधा भी शादी के लायक हो गई। एक दिन, सुनो जी, मैंने राधा के लिए भी एक लड़का देखा है। ये लोग सीमा के ससुराल वालों जितने अमीर तो नहीं हैं, मगर शहर में उनका अपना घर और अपनी किराने की दुकान है। अपनी राधा खुश तो रहेगी ना वहां? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चाहता तो मैं भी था कि सीमा की तरह राधा की शादी भी बड़े धूमधाम से करूं, मगर पैसे की समस्या सामने खड़ी है। कितने बड़े बड़े घरों में उसके लिए रिश्ता देखा, मगर पैसों की वजह से बात आगे नहीं बढ़ पाई। तभी राधा वहां आ जाती है। वो अपने माता पिता की सारी बातें सुन चुकी थी। आप चिंता मत करो पापा, आपने जहां मेरा रिश्ता तय किया है, मैं वहीं खुश रहूंगी। मुझे तो बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। राधा की बातें सुनकर उसके पिता को थोड़ी शांति मिली। निश्चित समय पर बड़े ही सीधे साधे तरीके से राधा की भी शादी हो गई। राधा के ससुराल में केवल उसकी सास थी, जो अक्सर बीमार रहा करती थी। राधा ने आते ही घर की सारी जिम्मेदारी अपने सर ले ली, जिससे उसकी सास को बड़ी राहत मिली। राधा दिन भर घर का काम करती थी और समय मिलने पर वह दुकान के कामों में अपने पति का हाथ भी बटाती थी। उधर सीमा की जिंदगी ऐशो आराम से गुजर रही थी। कभी शॉपिंग तो कभी किटी पार्टी। उसका सारा समय इन्हीं चीजों में बीतता था। एक दिन राधा और उसके पति दुकान पर थे। तभी वहां एक चमचमाती कार आकर रुकी। उसमें से सीमा और उसके पति निकले। सीमा के हाथ में मिठाई का डिब्बा था। दोनों दुकान में गए और सीमा राधा को मिठाई का डिब्बा देते हुए बोली, तेरे जीजा जी ने आज ही इस कार की डिलीवरी ली है। पूरे 20 लाख की कार है। मैंने सोचा ये खुशखबरी राधा को दी जाए। दरअसल सीमा राधा को जलाने के लिए अपनी कार दिखाने वहां आई थी, मगर भोली भाली राधा उसकी इस चाल को समझ नहीं पाई। मगर राधा का पति अनिल इन बातों को समझ गया। सीमा और उसके पति के जाने के बाद अनिल बोला, तुम्हारी बहन यहाँ खुशखबरी देने नहीं आई थी, बल्कि हमें जलाने के लिए यहाँ आई थी। वो जानती है ना कि हमारी हैसियत नहीं है ना कार खरीदने की, इसलिए अपनी नई कार दिखाकर हमें जलाना चाहती थी। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भला हमें क्यों जलाना चाहेगी? ऐसी ही बात है। उसे पता है ना कि मैं कभी कार नहीं खरीद सकता, मामूली दुकानदार जो हूँ, और उसका पति तो बैंक में बड़ा अफसर है ना। क्यों? किसने कहा कि तुम कभी कार नहीं खरीद सकते? तुम जरूर कार खरीदोगे। अरे सीमा का पति तो बैंक में नौकरी करता है। एक हिसाब से देखें तो वो बैंक का नौकर है, उसे बैंक के हिसाब से काम करना पड़ता है। मगर यहाँ तुम तो अपने मालिक हो, तो तुम जैसे चाहो अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर सकते हो। अगर तुम ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। देखना, थोड़े ही दिनों में तुम एक कार क्या 10 कारों के मालिक बन जाओगे। उसने सारी चिंता छोड़कर जी तोड़ मेहनत करना शुरू किया। वो रोजाना सुबह 7 बजे दुकान खोलता था और देर रात 10 बजे तक दुकान पर ही रहता था। दोपहर के बाद राधा भी उसका हाथ बटाने दुकान पर आ जाती थी। राधा और अनिल दोनों ही स्वभाव से कोमल थे। ग्राहकों से बड़ी ही विनम्रता से बात करते थे। इसका नतीजा ये होता था कि जो भी एक बार उनके यहाँ से सामान ले जाता, वो फिर बार बार वहीं आता था। ग्राहकों को कम दाम में अच्छा माल देने के लिए राधा और अनिल ने एक शानदार योजना बनाई। वो दुकान का सामान शहर के व्यापारियों से न खरीदकर
सीधे दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों से मंगाने लगे। इससे ग्राहकों को भी अच्छा सामान मिल जाता था और दुकान में मुनाफा भी ज्यादा होता था। इस तरह धीरे धीरे कुछ ही सालों में अनिल ने राधा के नाम से कई किराने, फल, सब्जियों और डेयरी उत्पादों की दुकानों का शुभारंभ किया और उनका नाम रखा राधा ग्रोसरी मार्ट। अब अनिल और राधा की शहर में कई ग्रोसरी दुकानें थीं। उनकी गिनती अब शहर के जाने माने और अमीर हस्तियों में होने लगी थी। राधा की सास तो खुशी से फूली नहीं समाती थी। वो सबसे कहती थी, अरे मेरी बहू तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। वो इस घर में आई और देखो घर को क्या से क्या बना दिया। साक्षात लक्ष्मी है मेरी बहू। मिट्टी को हाथ लगा दे तो सोना बन जाए। एक दिन अनिल नई कार लेकर घर आया। अरे फिर नई कार ले आए? मैं कुछ नहीं कर रहा। ये तो तुम्हारी बात ही सच हो रही है। कौन सी बात? अरे तुमने ही तो कहा था ना कि मैं 1 नहीं 10 कारों का मालिक बनूंगा। लो उनमें से 7 तो आ गई, बस अब 3 और बची हैं। राधा खिलखिलाकर हंस दी। चलो इसी खुशी में तुम्हारी बहन के घर मिठाई दे आए। दोनों मिठाई लेकर सीमा के घर चले। कार से उतरकर दोनों उसके घर के अंदर पहुंचे। अंदर सीमा और उसके पति में लड़ाई चल रही थी। इस लड़ाई की धुन में उन्हें पता ही नहीं चला कि कब राधा और अनिल वहां आए। अरे मैं पूछती हूँ कि जरूरत क्या थी बैंक में पैसे गबन करने की? तुम्हारी जमानत करवाने में घर की सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। पर से बैंक ने तुम्हें नौकरी से भी निकाल दिया है। घर में एक पैसा भी नहीं है। घर, गाड़ी सब गिरवी पड़े हैं। तुम्हारे एक गलत कदम ने सब मिट्टी में मिला दिया। मैंने क्या अपने लिए बैंक से पैसे गबन किए थे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें ही शौक चढ़ा था पार्टी करने का, शॉपिंग करने का। अब भुगतो। देखो जी, ताने मत मारो। कोई और लड़की होती तो अब तक तुम्हें ठेंगा दिखाकर अपने मायके चली गई होती। तो तुम भी चली जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? जानते हो ना कि मेरे मायके की हालत खराब है, इसीलिए शेर बन रहे हो। अभी वो लोग झगड़ ही रहे थे कि उनकी नजर अनिल और राधा पर पड़ती है। सीमा रोते हुए राधा से लिपट जाती है। अरे आप लोग यहाँ, मैं आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम लोग सब जान चुके हैं। मैंने सुना है इस महीने आप एक नई ग्रोसरी स्टोर खोलने वाले हो। अगर वहां का मैनेजर आप मुझे बना दें तो बड़ी कृपा होगी। हमारे घर की हालत तो आप देख ही रहे हैं। आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। अनिल और राधा ने एक बार एक दूसरे की ओर देखा और फिर सीमा के पति को हाँ बोल दिया। अब सीमा का सारा घमंड चूर चूर हो गया था। एक समय में जिसे वो अपनी दौलत की झूठी शान दिखाकर जलाना चाहती थी, आज वो उसी के रहमो करम पर थी। उसे एहसास हो गया था कि दौलत